नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं मुंबई की ही खबर से। उड़ता मुंबई बनाने की साजिश पर मुंबई एनसीबी ने करारा प्रहार किया है। 200 करोड़ की ड्रग्स मुंबई एनसीबी ने बरामद की है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ ही जांच के दौरान इंटरनेशनल लिंक का भी खुलासा हुआ है। पारस धामा की सबसे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 200 करोड़ रुपए की ये ड्रग्स मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त की है। इस मामले में 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले महीने 200 ग्राम कोकीन की जब्ती के दौरान जब जांच आगे बढ़ाई गई, तब कई सुराग मिले, जिनके आधार पर ये कार्रवाई हुई। एनसीबी द्वारा बरामद ड्रग्स है 11,540 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकेन, 4.9 किलोग्राम हाइब्रिड स्टेन हाइड्रोपोनिक वीड, 200 पैकेट कैनबिस, साथ ही 1,60,000 रुपए कैश भी बरामद किए गए। ये मामला तब खुला जब एक अंतर्राष्ट्रीय कुरियर एजेंसी का एक पार्सल बरामद हुआ, जिसे ऑस्ट्रेलिया भेजा जाना था। इसके बाद जांच में पता चला कि इसकी और भी खेप नवी मुंबई में छुपाई गई है। फिर तकनीकी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का सहारा लिया गया। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि इस मामले में शामिल लोग एक दूसरे के लिए अनजान थे, जो ड्रग्स की तस्करी पर रोज की बातचीत के लिए अलग नामों का इस्तेमाल करते हैं। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि इस सिंडिकेट को विदेश में बैठे एक समूह द्वारा संचालित किया जा रहा है, जहां जब्त की गई ड्रग्स को अमेरिका से मुंबई भेजा गया था। वहीं इन ड्रग्स को भेजने के लिए छोटे कुरियर्स और जो प्राइवेट कार्गोज होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया गया था, जो ये पार्सल और ड्रग्स सीधा रिसीवर तक पहुंचा रहे थे। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित के साथ पारस दामा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और शनिवार यानी कि कल दिल्ली के फैसले का दिन है। दिल्ली का किंग कौन बनेगा, ये सुबह पता चल जाएगा। 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और उम्मीद है कि दोपहर से पहले तक नई सरकार की सूरत तय होती हुई दिखेगी। शनिवार सुबह 8 बजे से दिल्ली के वोटों की गिनती शुरू होगी। गिनती के लिए 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। 19 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर वोटों की गिनती होगी। पूरे 5 विधानसभा में 15 से 23 राउंड है। उस हिसाब से हमारा 5 अलग अलग काउंटिंग ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंटेड है एंड हमारी तैयारी पूरी है कल के लिए। इस पूरी प्रक्रिया में 5,000 कर्मचारी लगाए गए हैं। स्ट्रांग रूम के लिए 3 स्तरीय सुरक्षा की तैयारी की गई है। सारे सीनियर अधिकारी इलाकों में गश्त कर रहे हैं, लोगों से मीटिंग कर रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों से भी हम लोगों का अच्छी तरह से संपर्क बना हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी तरह शांति व्यवस्था बरकरार रहेगी। चुनाव आयोग ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5 वीवीपैट की मतदाता पर्ची की गिनती रैंडम की जाएगी। आयोग ने बताया कि किसी भी सीट के पुनः मतदान लायक शिकायत नहीं मिली। दिल्ली में इस बार 60.5% मतदान हुआ है, जो पिछली बार के साल 2020 के मुकाबले 2% कम है। दिल्ली को लेकर एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को एकतरफा जीत मिल रही है। वहीं कुछ पोल्स ने आम आदमी पार्टी को जीतते हुए दिखाया है। देखना होगा कि क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे या असल परिणाम कुछ और होंगे। मैं अश्विनी कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो दिल्ली की जंग में कौन बाजी मारने वाला है, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आज दिल्ली में दिन भर सियासी हलचल जबरदस्त तरीके से दिखती रही। 15 करोड़ के ऑफर के आरोपों की जांच के लिए एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, उन्हें नोटिस दिया। दरअसल नतीजों से पहले केजरीवाल ने बीजेपी पर अपने विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। मतगणना से एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल का ये बंगला फिर सुर्खियों में है। शुक्रवार दोपहर यहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची। अंदर एसीबी की टीम और बाहर मीडिया का जमावड़ा। दरअसल गुरुवार रात को आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर विधानसभा उम्मीदवारों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। कहा कि पिछले 2 घंटे में 16 उम्मीदवारों के पास फोन आ गए हैं, वे आप छोड़ बीजेपी में आ जाएं। हर एक को 15 करोड़ मिलेंगे और मंत्री बनाया जाएगा। उसके बाद दिल्ली का सियासी पारा फिर चढ़ गया। कम से कम अच्छी बात है कि इस मामले में इतनी सक्रियता दिखाई जा रही है। मैंने स्वयं से सारा प्रकरण लिख के इस शिकायत की जांच के लिए एसीबी को कहा है और वो इसकी जांच करेंगे। उधर आम आदमी पार्टी के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए एंटी करप्शन के जरिए कानूनी कार्रवाई करने की बात कही। बीजेपी की शिकायत मिलने के चंद मिनटों में ही एसीबी हरकत में आ गई। बीजेपी का आरोप है कि इस तरह दिल्ली में अशांति फैलाना आम आदमी पार्टी का पुराना तरीका है।
ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। राहुल गांधी ने पूछा है कि जितने 5 सालों में वोटर नहीं बढ़े उतने 5 महीने में कैसे बढ़ गए। इधर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे हताश कांग्रेस का नया शिगुफा बताया है। रौनक कुकड़े की रिपोर्ट दिखाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र में कितने वोटर बढ़े? राहुल गांधी का दावा है कि 39 लाख। वो ये भी बता रहे हैं कि 2019 से 2024 तक यानी 5 सालों में कुल 32 लाख वोटर ही बढ़े थे। तो उनका सवाल यही है कि 5 सालों में जितने वोटर नहीं बढ़े उतने 5 महीने में कैसे बढ़ गए। राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग से इसका जवाब मांगा। ये जो एडिशनल वोटर्स ऐड किए हैं, ये हैं कौन, ये कहां थे और ये कहां से आए? अब हमने इलेक्शन कमीशन को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3, 4, 5 बार बोला है कि देखिए हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम आपसे सिर्फ महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट मांग रहे हैं। लोकसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। विधानसभा की फाइनल वोटर लिस्ट, नेम, एड्रेस, फोटोग्राफ। आप ये लिस्ट हमें नहीं दे रहे हो। ट्रांसपेरेंसी लाना आपका काम है। इलेक्शन कमीशन ये फेयर होना चाहिए, इतनी हमारी मांग है। और जो हमें जो वोटर्स लिस्ट, फोटो सब मांग रहे बस हमें दे दे। बाकी हम लोग क्या मांग रहे हैं? एक सशक्त लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत जिम्मेदारी का होता है। लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी ने 48 में से 31 सीटें जीती थी, जबकि 5 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में महायुति ने 288 में से 231 सीटें जीत ली। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि दिल्ली चुनाव के नतीजों से पहले यह हताशा कांग्रेस का नया शगुफा है। वोटर्स कहां से आए, वोटर कहां आए, किसका नाम काटा, इसका सारा जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया हुआ है, इसलिए उसका अलग से जवाब देने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। राहुल गांधी एक प्रकार से कवर फायरिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है 8 तारीख को दिल्ली के रिजल्ट के बाद उनकी पार्टी का दिल्ली में नामो निशान समाप्त होने वाला है। इसलिए उस दिन क्या बोलना और किस प्रकार से नया नैरेटिव तैयार करना, इसकी प्रैक्टिस वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से बढ़े हुए वोटरों के नाम, पता और पहचान पत्र सार्वजनिक करने की मांग की है। पहले ईवीएम और अब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों ने चुनाव आयोग और बीजेपी के नाक में दम कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग समय समय पर इसको लेकर अपनी सफाई देता रहा है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि चुनाव आयोग को कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि संतोषजनक जवाब मिल सके। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब खुशखबरी, आपने जो होम लोन लिया है या गाड़ी का लोन लिया है उसमें कुछ कटौती की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। 3 दिनों तक चली लंबी बैठक के बाद शुक्रवार को इसका ऐलान हुआ। करीब 5 साल बाद आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने आम राय से रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करने का फैसला किया। इस फैसले के साथ ही रेपो रेट 6.5% से घटकर 6.25% हो गया है। The MPC unanimously decided to reduce the policy rate by 25 basis points from 6.5% to 6.25%. आरबीआई के इस फैसले से मिडिल क्लास को राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि इस फैसले के बाद हर तरह के लोन की ब्याज दरों में कमी आ सकती है। इससे बैंक लोन की ईएमआई घट सकती है। इससे जहां मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, वहीं दूसरी ओर लोगों की स्पेंडिंग बढ़ेगी। इस बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक और बड़ी खबर आई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तीसरी तिमाही में नेट मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 84% बढ़कर 16,891 करोड़ तक पहुंच गया। दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अडानी घराने में आज एक और सदस्य शामिल हो गया। अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी के बेटे और अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक जीत अडानी की आज शादी हुई। खास बात ये रही कि ये शादी समारोह बिल्कुल सादगी भरा रहा और इस मौके पर गौतम अडानी ने समाज सेवा के लिए एक बड़ा ऐलान किया। अहमदाबाद की दिवा शाह
शुक्रवार को अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के निदेशक जीत अदानी की जीवन संगनी हो गई। गौतम अदानी ने ये खुशखबरी एक्स पर साझा की। इस अवसर पर उन्होंने सामाजिक कार्यों के लिए 10,000 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया। शादी की ये सौगात अलग अलग कामों में इस्तेमाल की जाएगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास में ज्यादातर राशि का इस्तेमाल होगा। इसमें सबके लिए सस्ते और विश्व स्तरीय अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था करने का इरादा भी शामिल है। बीते महीने प्रयागराज में त्रिवेणी के संगम पर गौतम अदानी ने कहा था, शादी सादगी से होगी। देखो ऐसा है, जीत की शादी 7 फरवरी को है और एक्चुअली हमारी कार्यशैली जो है एक कॉमन पर्सन की तरह है, सामान्य वर्ग की तरह है। और जीत भी आया था तो वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने ही आया था। और जीत की जो शादी है बहुत ट्रेडिशनल की तरह से, बहुत सिंपल और ट्रेडिशनल वे पे होने वाली। कोई ताज्जुब नहीं कि शादी में राजनेता, बड़े कारोबारी, फिल्मी सितारे, नौकरशाह और किसी बड़ी हस्ती को नहीं बुलाया गया। बहुत तड़क भड़क वाला वैवाहिक समारोह करने की जगह परिवार ने सामाजिक लक्ष्यों में सहयोग का रास्ता चुना। जीत अदानी और दिवा ने हर साल 500 दिव्यांग लड़कियों की शादी के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। जीत अदानी ने शार्क टैंक पर एक दिव्यांग स्पेशल एपिसोड करने की सलाह भी दी ताकि उनके लिए अवसर निकल सके। उन्हें कहां से प्रेरणा मिली? मिट्टी कैफे के दौरे से। ये कैफे चेन दिव्यांग लोगों को रोजगार देता है। इसे अदानी समूह का सहयोग भी मिलता है। कुछ दिन पहले खुद जीत अदानी ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कैफे की एक ब्रांच का उद्घाटन किया। अदानी समूह की यह पहल परिवार की खासियत के मुताबिक ही है। सार्थक लक्ष्यों के लिए अनुदान देने का इनका इतिहास रहा है। सबको साथ लेकर चलने की इनकी प्रतिबद्धता की वजह से पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन का सपना सच हो पाया। समूह ने उन्हें कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोलने के लिए 70 लाख रुपए दिए। परिवारों के पुनर्वास से लेकर बच्चों को उनका सपना पूरा करने की ताकत देने तक अदानी समूह ने हजारों भारतीयों के जीवन का स्पर्श किया है। बीते साल जब वायनाड में भूस्खलन का कहर टूटा, गौतम अदानी ने राहत कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए दिए। 2022 में अपने 60वें जन्मदिन पर गौतम अदानी ने स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए 60,000 करोड़ रुपए के अनुदान की शपथ ली थी। बाद में उसी साल जब गुजरात में मोरबी का पुल टूटा, अदानी फाउंडेशन ने उन 20 बच्चों के लिए 5 करोड़ की मदद की घोषणा की जिन्होंने अपने एक या दोनों अभिभावकों को खो दिया था। ये कुछ उदाहरण हैं जो बताते हैं कि ये समूह समाज को लौटाने में भरोसा रखता है। इनके अलावा बैंक सखी कार्यक्रम है जो ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने में मदद करता है। आदिवासी परिवारों की आर्थिक समृद्धि के लिए इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम है और समूह ने देश के अलग अलग राज्यों में कई स्कूल खोले हैं। और अब हुआ ताजा ऐलान, देश की बेहतरी के लिए अदानी समूह के योगदानों की एक नई कड़ी है। सामाजिक लक्ष्यों में मदद का रास्ता चुनकर गौतम अदानी ने निजी उपलब्धियों और उत्सवों के मर्म की नई व्याख्या की है और बताने की कोशिश की है, कामयाबी के बाद समाज को लौटा देना ही असली जीत है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।